हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। तो रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो गया है 10 मई से 16 मई तक का। तो हम हाजिर हैं फिर से आपके सामने विश्लेषण लेके, और इसके साथ ही जो भी इसमें एमसीक्यू हैं जो कि एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, खासकर अगर एमपी लेवल की बात करें, मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी की, एमपीएसआई की या व्यापम के एग्ज़ाम की, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पिछले सप्ताह में क्या कुछ रहा है खास। सबसे पहले 1 मई को दिया हुआ है कि जिप मैट के लिए 31 मई तक होंगे रजिस्ट्रेशन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी जिप मैट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। इसको 31 मई कर दिया गया है। इसका दिया हुआ अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की आधिकारिक वापसी की शुरुआत हो चुकी है। इसका दिया दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंक और बायोइनटेक ने यूरोपीय दवा नियामक संस्था से अपनी कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों पर करने की इजाज़त मांगी है। बाद में आता है 2 मई। 2 मई में ये बता रहा है कि सीबीएसई 20 जून को जारी करेगा 10वीं कक्षा का परिणाम। उसके बाद है भारत में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दिया गया है कोविड के कारण। रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न की अवधि बढ़कर 31 मई, यानी केंद्र सरकार ने कोरोना काल में करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को संशोधित करते हुए 31 मई तक बढ़ा दिया है। सीबीएसई यानी केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संबद्धता के लिए स्कूल द्वारा आवेदन करने की समय सीमा की वृद्धि की है। अब स्कूल 30 जून तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। इसके अलावा है इजरायल ने अपने नागरिकों को भारत सहित 7 देशों की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है कोविड के कारण। 4 मई की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी केंद्रीय संस्थानों की ऑफलाइन परीक्षा स्थगित होंगी। इसके बाद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सीबीएसई ने कक्षा 11वीं के तीनों स्ट्रीम यानी कि जो कॉमर्स, साइंस और आर्ट सिस्टम होता था उसको हटाने का निर्णय लिया है, और अब जो भी स्टूडेंट हैं उनको अपने पसंद से जो विषय हैं उनके समूह को चुनने की छूट दी जाएगी। यानी अगर आप मैथ के साथ कॉमर्स भी पढ़ना चाहते हैं तो वही पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं वही पढ़ सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप अपने पसंद से जो स्टूडेंट हैं वो ग्रुपिंग कर सकते हैं सब्जेक्ट की। 5 मई को आया कि जेई की जो मेन मई सत्र की परीक्षा है उसे स्थगित कर दिया गया है। मैक्सिको सिटी में एक मेट्रो पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई है। 6 मई को देखिए, कनाडा में 12 से 16 वर्ष के बच्चों को लगेगी फाइजर की वैक्सीन। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इनमें कोरोना संकट से परेशान व्यवसायियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कर्जों का पुनर्गठन शामिल है। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो छोटे कर्जदारों को कर्ज चुकाने के लिए अधिक समय दें। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बताया कि 25 करोड़ रुपए तक के कर्ज वाली इकाइयों के बकाये कर्ज के पुनर्गठन पर विचार किया जाएगा। 7 मई में देखिए, रूस ने सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को दी मंजूरी। ठीक है, स्पुतनिक लाइट वैक्सीन है जो कि सिंगल डोज वाली वैक्सीन है, इसको हाल ही में रूस ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद देखते हैं इम्पॉर्टेंट डे के सेक्शन में। यहाँ पे दिया है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये मनाया गया 3 मई को, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये 3 मई को मनाया गया। तो हर साल ये दिन मनाया जाता है 3 मई को, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। दिन क्यों मनाया जाता है? तो जो प्रेस है यानी पत्रकारिता है, समाज के प्रति उसका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसे मनाया जाता है। साथ ही जो पत्रकार हैं उनके लिए जो स्वतंत्रता है, ओके, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। और जो भी रिस्क उठाए जाते हैं प्रेस वालों के द्वारा, अलग अलग विश्व के अलग अलग कोने भर से वो न्यूज़ एकत्रित करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होते हैं। ठीक है, कई बार तो कुछ प्रेस वालों ने अपनी जान तक गंवा दी इस प्रोसेस में। तो उन लोगों को याद करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। याद रखिएगा, 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इस साल के लिए थीम क्या है? इस साल के लिए थीम है सूचना जनहित के लिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। थीम आपको याद रखनी है, थीम एग्जाम में पूछता है। फिर यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक कोशिकीय जीव बनाने में वैज्ञानिकों को सफलता मिली है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सफलता के तहत वैज्ञानिकों ने संश्लेषित एक कोशिकीय जीव बनाने में सफलता प्राप्त की है। इस जीव की खासियत यह है कि यह एक समान कोशिका की तरह ही बढ़ता है और विभाजित होता है। इस कृत्रिम एक कोशिकीय बैक्टीरिया को
JCBI 3.0 नाम दिया गया है। इसका नाम आपको याद रखना है, JCBI 3.0, ठीक है। इसका जीवित प्राणियों की कोशिकाओं की तरह प्राकृतिक कोशिका विभाजन चक्र होता है। इस एक कोशिकीय जीव की खास बात यह है कि यह वैज्ञानिकों के न्यूनतम कोशिका के प्रयासों का नतीजा है। इसमें केवल 473 जीन्स है, ये पॉइंट याद रखिए। यह अब तक ज्ञात किसी भी प्राकृतिक प्राणी से कम जीन्स वाला जीव है। फिर देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ रहा है चर्चा में अभी तक। तो सबसे पहले हैं एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला के फाउंडर और CEO हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि 2021 के अंत तक वो स्पेस एक्स प्रोजेक्ट के जरिए स्टारलिंक इंटरनेट सेवा देने जा रहे हैं, जिसमें भारत सहित दुनिया भर के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट मिलने लगेगा। तो इसमें लगभग 50 से 150 Mbps तक की स्पीड का वादा किया जा रहा है। इसके बाद है नोट्रे डेम, ठीक है। तो रिनोवेशन के बाद नए रूप में दिखेगा। फ्रांस का ये चर्चित नोट्रे डेम चर्चा में है। 2 साल पहले आगजनी का शिकार हो गया था। इसमें इसका बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था और हाल ही में इसका रिनोवेशन किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा नोट्रे डेम कहाँ याद रखना है, रूस में है। फिर तांबे का दुर्लभ सिक्का 6 करोड़ में नीलाम हुआ है। तांबे से बना डॉलर का प्रतिरूप हुबहू डॉलर जैसा नज़र आता है। यह अमेरिकी डॉलर के सिक्के का प्रोटोटाइप है। इसे फिलाडेल्फिया की टकसाल ने 1974 में बनवाया था। नो स्टार्स फ्लोइंग हेयर डॉलर के रूप में मशहूर इस प्रोटोटाइप को कारोबारी बॉब सिम्पसन ने सहेज कर रखा था। 5 लाख डॉलर तक इसकी नीलामी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन नीलामी के दौरान यह $8,40,000 में यानी तकरीबन 6 करोड़ में नीलाम हुआ है। फिर है 3D प्रिंटर जो कि कमरे में जो वायरस उनको नष्ट करेगा, कमरे को वायरस से मुक्त करेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं प्रौद्योगिकी संस्थान UPTTI ने 3D फिल्टर बनाया है, ठीक है। इसके बाद है केरल के बीड़ी मजदूर ने वैक्सीन के लिए दान किए हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। इनका नाम है जनार्दन। इनको कोविड-19 में जो भी वैक्सीन लगवाने में असमर्थ लोग हैं उनको मदद करने के लिए इन्होंने 2 लाख रुपए अपनी जमा पूंजी से डोनेट किए हैं। फिर है पाब्लो पिकासो की पेंटिंग 4 अरब में नीलाम होगी ये, ठीक है। तो लंदन में स्पेन के महान चित्रकार पाब्लो पिकासो पेंटिंग फ्रेम प्रेसिडेंट ड्यून फेंट्रो की नीलामी होने वाली है और ये करीब 4 अरब 12 करोड़ रुपए में नीलाम हो सकती है, मतलब यहाँ तक इसका अमाउंट जा सकता है। फिर देखिए मुक्ति दिवस इटली में मनाया गया है। मुक्ति दिवस नाजी कब्जे से 76 साल पहले मुक्त हुए इटली ने मुक्ति दिवस मनाया है। फिर है निकोल पाशिनियान, ठीक है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं निकोल पाशिनियान और 20 जून को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। याद रखिएगा आर्मेनिया के प्रधानमंत्री थे ये। फिर देखिए वैशाली एस हिवासे, ये नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी हैं वैशाली एस हिवासे, याद रखिएगा। और जो BRO है यानी सीमा सड़क संगठन, ये क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रक्षा मंत्रालय के अंदर में काम करता है और भारत के जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, सीमा वाले स्टेट्स हैं, वहाँ पे ये जो रोड होती हैं उनको बनाने का और उनको मेंटेनेंस करने का काम करता है सीमा सड़क संगठन। और यहीं की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है वैशाली एस हिवासे। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ है। सॉफ्टवेयर कंपनी के कर्मचारी साल में 4 बार जाएंगे ऑफिस। ऑस्ट्रेलिया में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है एटलेसियन, इन्होंने अपनी एक नई नीति की घोषणा की है जिसके तहत जो वहाँ पे कर्मचारी हैं वो सिर्फ। तो देखिए कमला हैरिस और नैन्सी पेलोसी भी न्यूज़ में रही हैं। तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के कांग्रेस के पहले संयुक्त सत्र के दौरान मंच साझा कर इतिहास रच दिया है। यह पहली बार है जब कांग्रेस को संबोधित करने के दौरान 2 महिलाएं राष्ट्रपति के पीछे बैठी, ठीक है। तो कमला हैरिस का नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कमला हैरिस, क्योंकि ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। फिर देखिए ये चेयर जैसा पर्स है, ये हाल ही में 66,000 रुपये में बिका है। फिर ये ड्रोन डिलीवरी को लेकर न्यूज़ है। जल्द ही संभव हो सकता है कि आपका जो पसंदीदा पिज़्ज़ा है, ठीक है, उसको ड्रोन से डिलीवर किया जाए। इसके लिए जो उड्डयन मंत्रालय है ये स्विगी के समेत 20 कंपनियों के साथ यहाँ पे बातचीत चल रही है और उसको संचालित करने पे मंजूरी दे दी गई है। तो बहुत ही जल्द शुरू होगा इंडिया में ड्रोन से पिज़्ज़ा की डिलीवरी।
फिर यहाँ पे स्मृति शेष देख लेते हैं। मशहूर संगीतकार श्रवण राठौर का निधन हो गया है, ठीक है। नदीम श्रवण आपने जोड़ी सुनी होगी, तो उन्हीं में थे श्रवण राठौर, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री नरेंद्र कोहली का निधन हो गया है 81 वर्ष की आयु में कोविड के कारण। इसके बाद है सबसे उम्रदराज सैन्य पेंशनर थी जिनका नाम था वचन कौर, ठीक है। 116 साल की थी और ये सबसे उम्रदराज की सैन्य पेंशनर थी, तो हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। फिर है मशहूर शास्त्रीय गायक राजन मिश्र का निधन हो गया है 70 वर्ष की आयु में। मशहूर लेखक और उपन्यासकार मंजूर एहतेशाम का निधन हो चुका है 73 वर्ष की आयु में। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे शांतना गौदर, ठीक है। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है 62 वर्ष की आयु में। तो इन्हें 5 मई 2023 तक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पद पर रहना था, लेकिन बीच में इनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर आइए देख लेते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले हम देख लेते हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि में धन निकालने की अनुमति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका भी आंसर है डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। इसके बाद है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर भी है डी, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, यह कथन सही नहीं है। फिर है फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन है बी, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जाता है। फिर देखिए फिफ्थ है, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? तो इसका आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिला के बनाते हैं भारतीय संसद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सेवंथ है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है 61वें, 61st, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की न्यूनतम उम्र जो है ये 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, बताना है जो 4 कथन दिए गए हैं भारत के ध्वज के बारे में, तो कौन सा सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा झंडे का हरा रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके आधार निम्न में से कौन सा संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही का भाग ले सकता है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर डी, महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी जो है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानव व्यापार एवं श्रम पर रोक अनुच्छेद 24, कुछ मामलों में हिरासत के लिए जाने एवं गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मानव व्यापार एवं बाल श्रम पर रोक अनुच्छेद 24, ठीक है। ये सही नहीं है। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 31वें संविधान के संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है। शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? ये देन है भारत की ही, ठीक है। भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है शून्यकाल। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो आंसर हो जाएगा आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये भी, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, ये भी, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी, ठीक है। तो ये सभी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। राज्य वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है?
ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। बी है राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। और सी है पंचायतों को कितने कर, शुल्क, टोल और फीस सौंपी जा सकती है इसका निर्धारण करना। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो तीनों कथन सही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। निम्न में से कौन सा कथन आपातकाल के बारे में ठीक है? तो सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो अनुच्छेद 19वां जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। और लास्ट है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ये है 29 में, 29वें पे, ठीक है। 29 याद रखिएगा। तो अभी हमने देखे थे कुछ भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कुछ सामान्य खेल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए, रियो ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंड्रा पेरकोविक, ठीक है। डूरंट कप किस खेल की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है? तो आंसर हो जाएगा आपका इसका फुटबॉल। महिला बॉक्सर मैरी कॉम ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लंदन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस के चेमोनिक्स में। फिर है महिला वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली खिलाड़ी हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेलिंडा क्लार्क। फिर है छठवां, फीफा वर्ल्ड कप 2014 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा गोल किए थे? 2014 की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे जेम्स रोड्रिगेज, ठीक है, जेम्स रोड्रिगेज ने सबसे ज़्यादा गोल किए थे। फिर है वर्ष 2007 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में खेला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। फिर है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। फिर है ईगा स्वितेक किस देश की युवा टेनिस खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड। दीपक पुनिया ने किस वर्ष वर्ल्ड जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2019 में। वर्ष 2019 में एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैंकॉक। फिर है गुणेश्वर साथियान किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन महिला एकल वर्ग में चैंपियनशिप कौन बनी थी? किन्होंने चैंपियनशिप जीती थी? तो वहाँ पे चैंपियन बनी थी आपकी ली जुरुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ली जुरुई राइट आंसर है। इस वर्ष इनमें से किस खिलाड़ी को इटालियन सीरी ए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल के लेजेंड है। इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक नहीं बनाया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना और KL राहुल। तो किसने नहीं बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विराट कोहली। इन्होंने अभी तक शतक नहीं बनाया T20 क्रिकेट में। वर्ष 2018 में किस क्लब ने UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर है रियल मैड्रिड। एशियन गेम्स 2010 में भारत के लिए नौकायान में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजरंग लाल। इंग्लैंड में किस खिलाड़ी की कप्तानी में वर्ष 2010 फिर इंग्लैंड ने किस खिलाड़ी की कप्तानी में वर्ष 2010 में ICC T20 वर्ल्ड कप जीता था? तो इसका आपको सही जवाब बताना है। इसका राइट आंसर है पॉल कोलिंगवुड। भारत ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। इस वर्ष बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगी? तो आपको इसका आंसर देना है। इसका राइट आंसर है स्पेन। डोमिनिक थिएम ने इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा US ओपन। इस वर्ष ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग में चैंपियन कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोजोमी ओकुहारा, ठीक है, नोजोमी ओकुहारा।
वर्ष 2020 में आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन ने। वर्ष 1998 में FIH हॉकी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। और आखिरी है, एथेंस ओलंपिक में किस देश ने फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो ये नेक्स्ट पेज में मध्यकालीन इतिहास को लेके कुछ MCQ दिए हुए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले है चौहान यानी चाहमान वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है वासुदेव। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल बेरूनी इन्होंने की थी। अकबरनामा के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है अबुल फजल। निम्नलिखित वंशों को सही कालानुक्रम के अनुसार रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143, यानी कि सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, उसके बाद सैयद और उसके बाद लोदी। तो 2143 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में। खिज्र खां द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी? सैयद वंश। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। फिर है चर्यापद रचना का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध। शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ पे किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। कथा सरित सागर की रचना किसके द्वारा की गई थी? सोमदेव। तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किस शासक ने की थी? इल्तुतमिश। दीवाने कोही किस कार्य से संबंधित विभाग था? कृषि। सवाई जयसिंह द्वारा तैयार जिज मोहम्मद शाही का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता था? खगोल शास्त्र पर्यवेक्षण। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? पांड्य। 10 कुमार चरित नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? दंडिन। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूट। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। फिर है नवशानसाक चरित के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मगुप्त। ठीक है। इसका देखते हैं, साद्र उल सुदूर किस प्रकार का विभाग अधिकारी था? तो धर्म एवं दान विभाग था ये। ठीक है, धर्म एवं दान विभाग। किस सल्तनत कालीन शासक ने सिंचाई पर कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान तरीकिन के नाम से किस सूफी संत को जाना जाता है? तो हमीदुद्दीन नगौरी। फिर है संत रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद। निम्न में से किस संत ने गोसाई संघ की स्थापना की थी? चैतन्य महाप्रभु। विनय पत्रिका किस संत की प्रसिद्ध रचना है? तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? अवधी में। द्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन है? तो माधवाचार्य जी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय राजधानी कौन सी थी? गुलबर्ग। ठीक है। किस शासक को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेव राय। राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भगवद गीता पर रचित भावार्थ दीपिका नामक टीका के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदेव यानी कि ज्ञानेश्वर। फिर तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई थी? तुर्की में। अकबर द्वारा पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसे पराजित किया गया था? हेमू विक्रमादित्य। अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कब की गई थी? 1563 ईस्वी में। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चिनकिलिच खां। ठीक है, चिनकिलिच खां। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। शाह बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा? अकबर द्वितीय। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1627 ईस्वी। फिर है बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून में। कौन सा शासक भारत से मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा को अपने साथ ले गया? नादिर शाह। शिवाजी के अष्ट प्रबंधन में सरे नौबत किस विभाग का प्रमुख था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य गतिविधियों का प्रधान सेनापति था ये। फिर है सालवाई की संधि कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। पालखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1728 ईस्वी में। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? अंगद।
टंडीगुल में आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेक श्योर बार बार इसका रिवीजन करते रहिएगा। फिर देखिए अगले पेज में दिया गया 7 मई को मनाई गई है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 मई को मनाई गई है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। तो 2 देशों के राष्ट्रगान लिखने वाले थे ये। इन्होंने भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और 7 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इनकी एक काफ़ी ज़्यादा फेमस थी गीतांजलि, जो कि पोएम का कलेक्शन थी, और 1913 में इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट यानी कि सर की उपाधि से भी सम्मानित किया था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने वो उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, तो इसमें आपको जयंती याद रखनी है, 7 मई को मनाई जाती है। फिर बांग्लादेश और भारत का इन्होंने राष्ट्रगान लिखा, और इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था 1913 में, और ये एशिया के पहले नोबेल विजेता थे। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एशिया के पहले नोबेल विजेता थे, तो जाहिर सी बात है भारत के भी पहले ही नोबेल विजेता रहे होंगे। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत के पहले नोबेल विजेता कौन थे, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। फिर देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दुबई में आयोजित होगी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप। ठीक है, पहले ये जो चैंपियनशिप है ये दिल्ली में होने वाली थी। ठीक है, दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन भारत में कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस कारण से इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ये 20 से 31 मई तक नई दिल्ली में होनी थी, तो अब ये दुबई में होगी, ये याद रखिएगा। इसके बाद लीग कप हुआ है, जो कि इंग्लैंड में सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है क्लब लेवल का फुटबॉल का। तो हाल ही में मैनचेस्टर सिटी ने इसे जीता है, और ये मैनचेस्टर सिटी का 8वां खिताब था, यानी 8वीं बार मैनचेस्टर सिटी ने लीग कप जीता है। ठीक है, इसके पहले 2020, 2019, 18 में भी मैनचेस्टर सिटी से जीत चुकी है। देखिए यहाँ पे मार्क सेल्वी बने विश्व स्नूकर चैंपियन। अभी हाल ही में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी, तो मार्क सेल्वी जीते हैं इस साल की विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। ठीक है, विनोद कांबली ने जूनियर नेशनल सेलेक्टर पद के लिए आवेदन किया है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ग्रैंड प्रिक्स की बात है, फार्मूला 1 रेस की, तो लुइस हैमिल्टन ने जीती है पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, और हाल ही में एक और ग्रैंड प्रिक्स हुई थी इसके बाद, वो थी स्पेनिश। ठीक है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, इसे भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है, ये रेस करते हैं मर्सिडीज़ के लिए रेस करते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर बरकरार है। पीवी सिंधु बनी बिलीव इन स्पोर्ट्स की एम्बेसडर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत की दिग्गज शटलर पीवी सिंधु को बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए खिलाड़ियों का दूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो अभियान है ये 2018 में शुरू किया गया था, और 2 एम्बेसडर चुने गए हैं। भारत की तरफ से पीवी सिंधु हैं, इसके अलावा कनाडा की शटलर हैं मिचेल ली। ठीक है, मिचेल ली को भी चुना गया है एम्बेसडर पद के लिए। फिर द 100, तो इंग्लैंड में एक नया फॉर्मेट लाया गया है क्रिकेट का। जैसे T20 होता है उसमें 120 बॉल होती हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक नया फॉर्मेट लाया है द 100, जिसमें सिर्फ 100 गेंदें होंगी एक पारी में। ठीक है, तो इसी टूर्नामेंट में भारत की तरफ से 4 महिला क्रिकेटर खेलेंगी। और कौन कौन सी खिलाड़ी हैं ये हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, जेमिना रोड्रिक्स और दीप्ति शर्मा। तो ये खिलाड़ी खेलेंगी द 100 में। इसके बाद देखिए मोटेओ बेरेटनी ने जीता सर्बिया ओपन का खिताब। इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी माटेओ बेरेटनी ने सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। इन्होंने पुरुष एकल में ये खिताब जीता है। फिर देखिए IPL चल रहा था, और कोविड के कारण वहाँ पे कुछ बायो बबल में प्रॉब्लम हो गई, काफ़ी सारे खिलाड़ी संक्रमित हो गए, तो टूर्नामेंट को बीच में ही रोक दिया गया है। बोला जा रहा है कि जो टूर्नामेंट है कुछ महीने बाद हो सकता है सितंबर में किसी और देश में कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद है थिसारा परेरा, जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। शायद श्रीलंका ने 1-0 से टेस्ट सीरीज़ जीती है। श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, और वहाँ पे श्रीलंका ने मैच जीत लिया है और 1-0 से टेस्ट सीरीज़ जीत लिया है बांग्लादेश के खिलाफ। फिर देख लेते हैं
सबसे पहले है हिमालय को लेकर न्यूज़। ग्लेशियर पिघलने से झीलें बन गई हैं। हिमालय में तेज़ी से पिघलते ग्लेशियर की वजह से वहाँ झीलों की संख्या और उनमें पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, ये यहाँ पे है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र की बात की गई है। तो कोरोना महामारी से जंग में भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है। जो वहाँ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है वो भारत में कोविड-19 की भयानक लहर लड़ने से उनका सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है। फिर देखिए अमेरिका को लेकर न्यूज़ है। तो तालिबान हमले की यहाँ पे आशंका है। तो अफ़गानिस्तान में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कुछ अमेरिकी सैनिक हैं, एक गठबंधन है, तो वो जो वापस आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से, तो वापसी के दौरान वहाँ पे आशंका है कि तालिबान वहाँ पे हमला कर सकते हैं। तो अमेरिका ने कहा कि अगर ऐसा हमला होता है तो अमेरिका भी उससे लड़ने के लिए, निपटने के लिए तैयार है। इसके बाद देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 रक्षा केंद्रों का उन्नयन का बात किया जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया उत्तरी क्षेत्र में देशों के हितों की सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में पड़ोसियों और सहयोगियों के साथ संबंधों को ज़्यादा समर्थन देने के लिए 4 प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र और इलाकों का उन्नयन करने के लिए 74.7 करोड़ डॉलर का निवेश करेगा, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, यहाँ की कैपिटल है कैनबेरा यानी राजधानी, और करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके बाद देखिए फिर देखिए डिफेंस से न्यूज़ है। प्रक्षेपास्त्र पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया है। तो भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस की हवा से हवा में मार करने की हथियार क्षमता में 5वीं पीढ़ी का पाइथन 5 प्रक्षेपास्त्र जुड़ गया है। यह प्रक्षेपास्त्र सफलता की कसौटी पर एकदम खरा उतरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने DRDO और परीक्षण से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है। इसके बाद है भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मंत्रियों की मुलाकात पर चीन नाराज़ हुआ है। अभी हाल ही में जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, यहाँ के मंत्रियों के बीच में बैठक हुई थी क्वाड नेशंस की, और इसी मुलाकात के बाद जो चीन है ये नाराज़ है इन देशों से, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। इसका देखिए कोविड की न्यूज़ है WHO की तरफ से यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से। तो WHO ने अभी हाल ही में आपातकालीन सूची में मॉडर्ना वैक्सीन को शामिल कर लिया है। ठीक है, मॉडर्ना वैक्सीन भी अब आपातकालीन सूची में शामिल हो गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोरोना संक्रमण के बाद अलग अलग देश जो हैं भारत की हेल्प कर रहे हैं इस ख़राब समय में। तो अमेरिका बहुत ही जल्द भारत को मदद भेजने वाला है, ये बताया गया है। हालांकि अब तक तो हेल्प पहुंच भी चुकी है। कनाडा 10 करोड़ डॉलर की सहायता करेगा भारत को। दक्षिण कोरिया जो है ये चिकित्सीय सामग्री भी भेजेगा भारत को। तो इस तरह से सभी पूरे विश्व भर के संगठन हैं, देश हैं, वो भारत को इस ख़राब समय में हेल्प कर रहे हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो ये था नए अंक का विश्लेषण, और MCQ जो थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। मेक श्योर क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर करते रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।